हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है मिशन लक्ष्य पर। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, इसके पहले की जो वीडियो ये बच्चों ये आपका जो है ये सेकंड यूनिट हम लोगों का स्टार्ट हो गया है। ये सेकंड यूनिट का है। सेकंड यूनिट का है माध्यमिक शिक्षा आयोग, और पहला यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप मेरे चैनल पर जाकर देखिए, वहाँ पे आपको सभी टॉपिक यूनिट 1 के सब मिल जाएंगे। तो बच्चों, अब आज का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक बताया गया है वो आपका है, ये है माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में। अब माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है, इसके पहले का थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग जो बना है वो 1952 में, यानी कि 1952 में 53 में इसकी स्थापना हुई है, 52 में। तो इससे पहले इसकी आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर क्या ज़रूरत थी इसको स्थापित करने की, इसको नियुक्त करने की क्या ज़रूरत थी, उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अपना देश जो है अंग्रेज़ों ने शासन किया है, बहुत दिन तक हम लोग स्वतंत्र नहीं हुए हैं। और तो जब अंग्रेज़ों का शासन था तो वो लोग तो प्राय ऐसी शिक्षा प्रणाली रखते थे कि जिससे कि उनका जो है उनका कार्य चलता रहे, यानी कि उनको एक क्लर्क चाहिए था अपने शासन को चलाने के लिए, जो चाहिए था वो उनको मिलता रहे। बाकी उनको बच्चों की ग्रोथ से, बच्चों के जो मेंटली उनका डेवलपमेंट है, और जो भी आर्थिक विकास कैसा देश का हो रहा है, शिक्षा कैसी चल रही, इस चीज़ से उनको कोई मतलब नहीं था। तो उस समय की शिक्षा जो थी वो बहुत ही, एक तरह से कह सकते हैं, कंडीशन उसकी ख़राब थी। तो उन्होंने हालांकि कुछ ऐसे कई आयोग भी बनाए, जैसे कि 1813 का आज्ञा पत्र आया, फिर 1833 का आया, लॉर्ड मेकाले का एक अधोगामी निष्पंदन सिद्धांत आया, वुड घोषणा पत्र भी आया। ये काफ़ी वो चलते रहे। और उसके बाद जब हम लोगों को आज़ादी मिली, जब ये देश आज़ाद हुआ, तो 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो कि राधा कृष्ण आयोग के नाम से जाना जाता है, तो उसमें उसको स्थापना उसकी की गई, आयोग को बनाया गया। उस आयोग को बनाया गया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से उसको जाना जाता है। तो वो आयोग बनाया गया। तो उस आयोग के बाद माध्यमिक शिक्षा की बारी आती है। तो माध्यमिक शिक्षा जो है वो आप लोग क्या समझते हैं? माध्यमिक शिक्षा हमारा जो है वो आपका एक तरह से देखा जाए तो जो 6 से लेके स्टार्ट होता है, और 12 तक उसमें एक तो प्राथमिक माध्यमिक होता है, फिर उच्च माध्यमिक होता है, 2 तरह के हैं। तो उसके बारे में जब विचार करने की बात आई कि माध्यमिक शिक्षा को सुधारने की आवश्यकता है, माध्यमिक शिक्षा में बहुत सी खामियां हैं जिनको कि ख़त्म करना है, जिनको इम्प्रूवमेंट लानी है उसमें। तो क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा है उससे आपका आगे चल के जो बच्चा है वो फिर आगे चल के उसकी स्टडी आगे बढ़ती है, और माध्यमिक शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है एक बच्चे को आगे बढ़ाने में। और बच्चे को जो शिक्षा लेता, हायर एजुकेशन लेता है या आगे चल के अपनी जीविका कमाता है, तो उसमें जो उसके माध्यमिक शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए जब स्वतंत्र हुआ भारत, जब स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, तो माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए, कि उसमें बहुत सी खामियां थी, किस तरीके से शिक्षा का बहुत अच्छा पहलू उस टाइम नहीं था, बहुत अच्छा विकास नहीं था चारों तरफ से। तो शिक्षा किस तरीके से शिक्षा में सुधार लाया जाए माध्यमिक दिशा में, या ये माध्यमिक शिक्षा आयोग, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसमें माध्यमिक शिक्षा की बात की गई है। माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार कैसे लाया जाए, इसके बारे में ये सारी चर्चाएं हुई थी, इसके बारे में सुझाव दिया गया था। तो सबसे पहले क्या हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1948 में डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, ये तो आपको मैंने बताया। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग में गुणात्मक सुधार लाने के लिए वर्ष 1952 में मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इनका नाम था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर।
इनका नाम था, और इन्हीं के नाम पर ही इस माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। इसीलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग को ही हम मुदालियर आयोग के नाम से जानते हैं। तो इस आयोग को गठित करने के उद्देश्य क्या थे? अब कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है, एम होता है कि आखिर क्यों कर रहे हैं हम। तो इसके उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य थे कि आपका 1 पॉइंट जो है कि भारत की जो तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा, जो उस समय जो चल रही थी माध्यमिक शिक्षा, तो उसके सभी पक्षों की जांच करना, हर पक्ष की उसकी जांच करना। और सेकंड पॉइंट है कि माध्यमिक शिक्षा के जो पाठ्यक्रम है, जो पाठ्यचर्या हम पढ़ते हैं, जो करिकुलम था, उसमें सुधार करना। थर्ड पॉइंट था कि प्राइमरी और हायर एजुकेशन को जोड़ना, उनके संबंध को जांचना और सुधार करना। अब ये जो जांच किया गया था, इसके तरीका क्या था, ये कैसे पता लगाया, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स को कैसे पता लगाया जाए, इसके लिए जांच का तरीका जो ढूंढा गया था वो क्वेश्चनायर, यानी कि जो आपके शिक्षा के बहुत बड़े जो एक्सपर्ट थे, टीचर्स थे, उनके पास प्रश्नावली भेजी गई, क्वेश्चनायर भेजे गए, और उस प्रश्नावली के जरिए जांच अपनी पूरी की गई। और कुछ जगह जो शिक्षा के थे क्षेत्र, वहाँ भ्रमण भी किया गया ताकि खुद वो ऑब्जर्व कर सकें कि क्या कमियां हैं। तो जो माध्यम था जांच के तरीके का, वो था क्वेश्चनायर, यानी कि प्रश्नावली माध्यम थी। उसके बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 29 अगस्त 1953 को। जो रिपोर्ट, अब सब ऑब्जर्वेशन हो गया, जांच हो गई, अब इसकी रिपोर्ट जो दी गई है वो है 29 अगस्त 1953 में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। और उसमें अध्याय कितने थे? उसमें 14 अध्याय थे, और जो पृष्ठ थे 1444 पृष्ठ थे। उसमें ये जो सुझाव दिए गए थे, ये इतना लंबा या इतने सारे इसमें पृष्ठ थे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग जो सेकेंडरी आयोग, एक तो सेकेंडरी एजुकेशन के उद्देश्यों को उसमें बताया गया। क्या उद्देश्य बताया गया? आखिर जो माध्यमिक शिक्षा आयोग का, वो क्या अपनी पूर्ति चाहते थे? जब ये सुझाव दिया तो उसमें क्या चीज़ें वो डेवलप करना चाहते थे, इसके बारे में उन्होंने बताया है। नंबर 1 उन्होंने बताया कि लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास हो। अब इसका अर्थ क्या है? क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, वो आगे चल के वही एक सभ्य नागरिक बनेंगे और वही देश को आगे लेके जाएंगे। तो उस छात्र के अंदर लोकतांत्रिक भावना का, नागरिकता की भावना का, राष्ट्रीय भावना का और सामाजिक भावना का विकास करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो लोकतंत्र को समझे, अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपने कर्तव्यों को समझे। तो इस चीज़ को वो डेवलप करना चाहते थे हर बच्चे में। सेकेंड पॉइंट है कि मानव के नैतिक गुणों का विकास और नेतृत्व शक्ति का विकास। वो कहते हैं जो मानव है, मानव कोई एक भौतिक पदार्थ तो है नहीं, मानव ये तो चलता फिरता कोई कलपुर्जा तो, उसके अंदर भावनाएं भी हैं, उसके अंदर इमोशंस हैं, जिसको कि उसके अंदर नैतिक मूल्य हैं। वो एक केवल एक, जैसे कहते हैं एक जानवर है तो जानवर के अंदर एथिक्स नहीं होते, नैतिक वैल्यूज नहीं होती, लेकिन हम मानव हैं, हम लोग मानवों के अंदर नैतिक गुणों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके अंदर नैतिक गुणों का विकास होना ज़रूरी है और उनके अंदर नेतृत्व शक्ति होनी चाहिए, लीडरशिप की भावना होनी चाहिए। कि जैसे कहीं पे भी, हर कंट्री या हर जगह हम देखें तो लीडरशिप की भावना जो है, नेतृत्व की भावना तो छात्रों में विकसित होनी चाहिए। इसका थर्ड पॉइंट है कि जीविका कमाने की शक्ति का विकास। उन्होंने कहा जैसे हम लोग शिक्षा लेते हैं तो केवल शिक्षा लेने का ये नहीं कि शिक्षा ले ली और उससे हमारा जो जीविका कमाने का है वो भी जो कार्य है पूरा नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं करना है। उससे हमारी जीविका कमाने की या मनी जो अर्निंग है हमारी, या हमारी दिनचर्या की जो ज़रूरतें हैं वो शिक्षा के द्वारा पूरी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जीविका कमाने की शक्ति जो है, इस तरीके से शिक्षा बनाई जाए कि उनकी ये जीविका कमाने की शक्ति का भी विकास हो और जीविका उपार्जन के कार्य को सीखें। अब इसका अगला पॉइंट है कि सेकेंडरी एजुकेशन संरचना। अब इसकी संरचना देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें क्या उन्होंने बताया है।
उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा 7 वर्ष की होनी चाहिए। अब 7 वर्ष की क्या मतलब है? 7 वर्ष का मतलब है आपका कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि 7 वर्ष की होनी चाहिए। ये है माध्यमिक शिक्षा। और 11वीं कक्षा को उन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षा तथा 12वीं कक्षा को, जो 11वीं थी उसको उच्च माध्यमिक बना दिया और जो 12वीं कक्षा थी उसको बीए की जो हम डिग्री लेते हैं उसमें मर्ज कर दिया, उसमें जोड़ दिया उसको। और 4 पॉइंट है, उन्होंने कहा है कि इसमें ये सुझाव हैं सारे इनके, कि उन्होंने 4 पॉइंट में कहा है कि मल्टीपर्पज़ स्कूल होनी चाहिए। मल्टीपर्पज़ स्कूल, बहुउद्देशीय स्कूल, इसका मतलब क्या होता है? जो छात्र हैं, अब ये तो है नहीं कि हर छात्र के अंदर एक ही योग्यता है, वो एक ही चीज़ सीखेगा। हर छात्र की योग्यता अलग अलग है, उसकी पसंद अलग अलग है। ईश्वर ने उसको अलग गुणों से, हर व्यक्ति समान नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर गुण अलग हैं, उसकी पहचान अलग है और उस व्यक्ति की जो रुचि है वो भी अलग है। अब ये तो नहीं कि एक बच्चा जो टीचर बनेंगे सब टीचर ही बन जाएंगे, सब डॉक्टर ही बन जाएंगे। हर व्यक्ति का जो है अपना सीखने का, अपनी योग्यता और अपनी रुचि अलग अलग है। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके के स्कूल होने चाहिए कि उनको और ऐसा उनको सिखाया जाए, यानी कि एक ही सब्जेक्ट, यानी कि मैथ है तो मैथ ही ना पढ़ाया जाए, उसके साथ और भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं, जिससे कि उनका जो मानसिक है और बौद्धिक विकास हो, यानी कि उनका होल, यानी कि पूरा डेवलपमेंट हो, पूरे तरीके से शारीरिक मानसिक हर तरीके से उनका डेवलपमेंट हो। और उसके लिए जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसके साथ साथ में और भी सब्जेक्ट, जैसे जो को करिकुलम होता है, और आपकी बहुत से बच्चे हैं बहुत सी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो नाटक हो, चाहे आपका बहुत से कंपटीशन आते रहते हैं, तो उसमें बच्चे भाग लेते हैं, तो उससे उनका जो है पूरा हर तरीके का डेवलपमेंट होता है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि जो छात्र है उसका मल्टीपर्पज़ स्कूल खोले जाएं, इस तरीके के स्कूल हों कि उस एक तो अपनी रुचि के अनुसार सब तरह के सब्जेक्ट, अगर वो आर्ट में जाना चाहता है तो आर्ट को चुने, साइंस में जाना चाहता है तो साइंस में चुने, तो वो जिस तरीके से उसकी लाइकिंग है, जिस तरीके से पसंद करता है उस क्षेत्र में जाए। इसी तरीके से इन्हें कहा है कि उसकी मल्टीपर्पज़ स्कूल खोलने चाहिए, ये उन्होंने सुझाव दिया है। अब 5th पॉइंट है टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बताया है कि देखिए, अगर हम लोग शिक्षा लेते हैं उसमें तकनीक नहीं है, विज्ञान नहीं है, तो वो पूरी तरह से ना तो आगे चल के आर्थिक रूप से कोई फ़ायदा होगा। अगर छात्र ऐसे ही पढ़ लेते हैं, टेक्निकल में नहीं जाते हैं, तो हर क्षेत्र में उसका डेवलपमेंट होना चाहिए और टेक्निकल शिक्षा जो है उसकी तरफ उन्होंने जोर दिया। अब 6 पॉइंट है कि उद्योगों की शिक्षा। जब देश विकास की तरफ जाता है, तो जब अपना जो कंट्री है किन परिस्थितियों से निकल के आई है, तो उसमें बहुत हर क्षेत्र में अपनी कंट्री को हर क्षेत्र में विकास की ज़रूरत थी। और हर क्षेत्र में जब विकास की ज़रूरत होती है, जो शिक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल उसका होता है शिक्षा का। अगर शिक्षा उस देश की अच्छी है तो, क्योंकि शिक्षा से ही, एक स्कूल से ही जो देश का नागरिक है वो आगे चल के निकलता है, तो जैसा वो सीखेगा, जैसा उसका डेवलपमेंट होगा, उसका चाहे आर्थिक हो चाहे उसका मानसिक हो, वो पूरे देश पे उसका प्रभाव पड़ता है, पूरी कंट्री पे प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उद्योगों की शिक्षा, क्योंकि आगे चल के व्यवसाय हैं, वो जीविका कमाएगा, वोकेशनल उसको ट्रेनिंग दी जाती थी, वोकेशनल सब्जेक्ट रखे जाते थे कि उद्योगों की शिक्षा दी जाती, ताकि बच्चे जो हैं वो वोकेशनल ट्रेनिंग लें, ऐसे व्यवसाय वाली चीज़ें भी सीखें, ताकि उनका आगे चल के अपनी जीविका अर्न कर सकें। 7 पॉइंट है कृषि शिक्षा पे जोर दिया गया कि जैसे जो बच्चे जैसे कृषि है, कृषि के गांव में रहते हैं या कृषि के आसपास रहते हैं, तो वो कृषि शिक्षा भी इनको दी जाए। एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा देने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो भारत है एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे जो कृषि की शिक्षा को भी जोर दिया गया है। 8 पॉइंट है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ जो हैं उनको सेम एजुकेशन दी जाए। जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं, ये नहीं कि अगर मैथ पढ़ाया जा रहा है तो उनके अलग होगा, उनके अलग नहीं, उनको सेम एजुकेशन दी जाए एक जैसी, और को एजुकेशन साथ में भी उनको पढ़ाया जा सकता है। अब
बच्चों इसकी पाठ्यचर्या यानी करिकुलम पे ध्यान देते हैं। इसका है कि कुछ विषयों को तो उन्होंने अनिवार्य कर दिया। ये हम लोग जो पढ़ के आए हैं उसी से मिलता जुलता है। उसमें भी हम लोगों में भी जो पढ़ते थे कुछ विकल्प होते थे और कुछ जो होते थे वो अनिवार्य होते थे। तो वही बात यहाँ कही गई है, कुछ विषय तो अनिवार्य कर दिए गए थे और कुछ विषयों को ऑप्शनल रखा गया, जो कि 7 थे। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे वो कौन से थे? 7, उनकी संख्या है 7। और माध्यमिक स्तर पर जब हम लोग पढ़ते थे, आप लोग भी पढ़े होंगे इससे पहले भी, 8 विषय रखे थे। अब शिक्षकों से संबंधित जो बातें हैं उनको देख लेते हैं। उन्होंने कहा जो टीचर्स हैं, टीचर जो शिक्षा स्टूडेंट को देते हैं वो उद्देश्यपूर्ण हो, वास्तविक जीवन से जुड़ी हो, व्यवहारिक हो। यानी कि अगर हम शिक्षा ले रहे हैं तो छात्रों का कोई उद्देश्य है उस शिक्षा लेने का और टीचर का भी उद्देश्य है उस शिक्षा को देने का। तो जो शिक्षा हम ले रहे हैं उसका उद्देश्यपूर्ण हो, वास्तविक जीवन। यदि हम केवल ऐसी शिक्षा लेते हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे काम नहीं आती है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे काम नहीं आती है, तो उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। जो हमें हमारी अर्निंग में भी हमको काम नहीं आती है या अच्छा नागरिक बनने में हमारी जो हर तरह का डेवलपमेंट है उसमें काम नहीं आती है, तो शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। तो वही बात कह रहे हैं कि वास्तविक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए। एक्टिविटी मेथड ये है कि जो भी कार्य बच्चा सीखता है, स्टूडेंट सीखते हैं, वो क्रिया से खुद अनुभव करके खुद क्रिया द्वारा सीखें। प्रोजेक्ट मेथड, उनको प्रोजेक्ट दिए जाएं छोटे छोटे, ताकि बच्चे खुद अपने माइंड से उसको सीखें। और टीचर उसको मार्गदर्शन करता है, लेकिन बच्चा जब तक खुद अपना माइंड उसमें नहीं लगाएगा, जिज्ञासा अपनी जो जिज्ञासा होता है, जिज्ञासा से ही एक हर तरह का आविष्कार होता है। तो जब बच्चों को दिया जाएगा तो ज़रूर नई नई चीज़ें सीखेंगे। इस तरीके से इसमें बताया गया है। सेकंड पॉइंट है कि ग्रुप प्रोजेक्ट, उनको बच्चों को जो समूह बना दिए जाएं, ग्रुप में प्रोजेक्ट दिया जाए, ताकि उनके बच्चों के आपस में सहयोग की जो भावना है, एक दूसरे की मदद करने की जो भावना, उसका विकास हो। तीसरा पॉइंट है कि एक्सपेरिमेंटल ऑफ एंड और डिमोन्स्ट्रेशन, यानी कि जैसे कि जब छात्रों को सिखाया जाता है, जैसे छोटे बच्चे हैं या उनको अगर हम लोग कोई भी चीज़ है उसको एक मॉडल उसका दिखाते हैं, जब मॉडल दिखाते हैं और फिर उसको हम शिक्षा देते हैं तो बच्चा बहुत आसानी से सीख जाता है। उसी की बात यहाँ पे की गई है। 4 पॉइंट है कि टीचर के प्रशिक्षण कोर्स एमएड को भी इसमें जोड़ा गया कि इसके बीएड के बाद एमएड आदमी कर सकता है। रिफ्रेशर कोर्स भी चलाए जाएं, जो नए टीचरों के लिए कोर्स हैं, रिफ्रेशर कोर्स भी चलाए जाएं। और 6 पॉइंट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू जो आपके होते हैं, जो आप लोग देते हैं आपके नेट की परीक्षा में, देखिए किस तरीके से होता है कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें आपको टिक करना पड़ता है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है एमसीक्यू हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखे जाएं। 7 पॉइंट है कि संख्यात्मक देने की बजाय जो हम नंबर देते हैं स्टूडेंट को, वो संख्या में ना दी जाए, ग्रेडिंग सिस्टम में दिया जाए। जैसे कि ए ग्रेड होता है, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस तरीके से वो नंबर दिया जाए। अब 4 शिक्षकों का कार्य दिवस कितना हो, इसके बारे में बताया गया कि शिक्षक जो कार्य करें 200 दिन, पूरे साल में इनको 200 दिन कार्य करना है और 2 माह का अवकाश होगा। यानी कि वो अवकाश जो है ग्रीष्म में भी, शीत दोनों मिला के, यानी ठंडी और गर्मी दोनों में मिला के आपका उसका अवकाश 2 महीने का होगा। अब शिक्षकों की अपनी शिकायतें, जो शिक्षकों की अपनी शिकायतें होते हैं, उसके लिए आर्बिट्रेशन बोर्ड बनाया गया ताकि उसमें वो शिकायत अपनी दे सकते हैं। और शिक्षा का माध्यम उन्होंने बताया कि मातृभाषा और हिंदी और इंग्लिश, इन तीनों को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। अब ये जो कमीशन बना था, माध्यमिक आयोग जो बना था, इसके लाभ क्या थे, इसके मेरिट क्या थे? एक तो इसका ये बच्चों लाभ हुआ कि बहुउद्देशीय स्कूलों के बारे में इसमें बताया गया है और टेक्निकल स्कूल खोले जाएं। को करिकुलम का मतलब है कि हम लोग जब स्कूल में होते हैं तो पढ़ने के साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे कोई कंपटीशन आ रहा है, जैसे
पेंटिंग का कंपटीशन आ गया या हम लोगों को साइंस की कोई कंपटीशन आ गया तो उसमें हम लोग भाग लेते हैं, यानी कि इस तरीके का बहुत सी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। और कृषि शिक्षा यानी कि एग्रीकल्चर के बारे में शिक्षा दी जाए। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, जिसका लाभ ये हुआ इसका मिशन का कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन बन गया, यानी कि छात्र केंद्रित शिक्षा के बारे में बात की गई इसमें। और टीचर की जो सैलरी है और उनकी पोजीशन के बारे में भी इम्प्रूवमेंट हो, इसके बारे में बात की गई। अब हर चीज़ के जब लाभ होते हैं तो दोष तो ज़रूर होते हैं, दोष भी कुछ होते हैं। तो दोष इसका यही था कि जो सुझाव इसमें दिए गए थे वो बहुत ही विस्तृत थे, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि इसके पृष्ठ कितने सारे हैं, तो सुझाव बहुत व्यापक थे। तो समस्याएं तो अभी भी हैं क्योंकि इतनी व्यापक थे, उसमें सुझाव देने का कमीशन का काम है और उसको मानना ना मानना ये तो सरकार का काम है कि सरकार नीतियाँ बनाती है। तो सुझाव बहुत व्यापक थे, तो समस्याएं अभी भी हैं। और टीचर्स के बारे में कोई सुझाव विशेष नहीं थे। और वुमेन यानी कि जो स्त्री शिक्षा के बारे में संबंधित कोई विशेष बात नहीं की गई थी। तो ये बच्चों आपका था माध्यमिक शिक्षा आयोग, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंस पॉइंट थे जो आपके नेट की परीक्षा में आ सकते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो बच्चों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।